हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये टॉपिक स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 या 2 मार्क्स का ही आता है, बट ये जो क्वेश्चंस हैं ये श्योर शॉट होते हैं कि आपको मार्क्स देकर ही जाएंगे। चलिए देखते हैं इस आसान से टॉपिक को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम यूज़ करते हैं चार्ज पार्टिकल्स का जो इन्फ्लुएंस है उनके आसपास के रीजन में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। Electric field is something which is there around the charge particles, which makes it possible for the other charge particle to sense the presence of the actual charge, the primitive charge. So electric field lines themselves are actually imaginary. अगर आप कोई एक चार्ज पार्टिकल स्पेस में एज्यूम करें तो इसके आसपास देर इज नो फील्ड लाइंस इन एग्जिस्टेंस. द चार्ज इज इन रियल एग्जिस्टेंस, इट्स फील्ड इज देयर. फील्ड इज अ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस जिसकी वजह से किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल को इस चार्ज पार्टिकल के होने का पता लग जाता है. ओके, बट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लाइंस इस्तेमाल करते हैं दे आर प्योरली इमेजिनरी. दे आर जस्ट अ टूल टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड that what is electric field, what are its properties, and how can we sense it as with respect to the other charge particles. So other properties of the field lines are, it is a straight or curve. Field lines straight भी हो सकती हैं and curve भी हो सकती हैं. अगर आप किसी एक isolated point charge की बात करें तो उससे निकलने वाली field lines straight बनी रहेंगी up to all distances. लेकिन अगर उसकी vicinity में कोई और charge particle आ जाए, then because of the mutual interaction may be repulsive or it may be attractive also. तो दोनों ही cases में जो field lines हैं they will lose their straight character and they will get bent actually. Fine. Continuous in charge free region. जब तक किसी चार्ज पार्टिकल से निकलने वाली फील्ड लाइंस के रास्ते में कोई और चार्ज पार्टिकल नहीं आ जाता, तब तक वो फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूसली आगे एक्सटेंड करती चली जाएंगी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, अकॉर्डिंग टू देम पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस आप हमेशा निकलते हुए दिखाते हैं और नेगेटिव चार्ज में आप फील्ड लाइंस को हमेशा एंटर करते हुए या टर्मिनेट होते हुए दिखाते हैं. तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर है और यहाँ से एक फील्ड लाइन आपने ड्रॉ किया, सो ये कहाँ तक एक्सटेंड करेगी? इट इज़ अप टू इन्फिनिटी. Until unless there is a negative charge in between this path, on this path somewhere, या फिर कोई positive charge आ जाए. Positive charge होगा तो it will not get terminated but it will reroute itself. Negative charge होगा तो it will get terminated. But as long as there is no charge on the path, then the field line will be a continuous entity. Never form closed loop. Okay, this exception we will discuss about it also in a short review. फील्ड लाइंस एक्चुअली कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन द अदर हैंड दे विल ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस विल नेवर फॉर्म क्लोज लूप. फील्ड लाइंस विल हैव अ वेल डिफाइंड पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन. ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगी, एंड अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस टर्मिनेट करती हैं. फील्ड लाइंस विल नेवर हैव अ क्लोज लूप काइंड ऑफ बिहेवियर, बिकॉज अगर ऐसा होता इसका मतलब है कि कोई पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन या कोई पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन है ही नहीं. दिस इज द केस विद मैग्नेटिक फील्ड बट नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड. यस, देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस. फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी देयर बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स एक्चुअली. एक रीजन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, मीन्स चार्जेस एट रेस्ट, एंड अनदर रीजन इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो गेट्स प्रोड्यूस्ड when there is a magnetic field changing in certain region of space. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप्स बनाएंगी. लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से जनरेट हो रहा है तो फिर वो फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है. दे हैव वेल डिफाइंड पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन एंड ओरिजिनेशन. ओके, एक क्वेश्चन जो रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम्स में आता रहता है वो है जस्टिफाई दैट द फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट. सो इसको जस्टिफाई करने के लिए हम एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास है, लेट अस सपोज कि बिकॉज ऑफ समथिंग दिस वाज द फील्ड लाइन, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एंड नाउ
I want to get the direction of electric field at this point or at this point. तो अगर हमें कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रेच मालूम है और हमें वहां 2 पॉइंट्स मान लीजिए दिए गए हैं और कहा गया है कि ए और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली एक फॉरवर्ड टेंजेंट ड्रॉ करना है. यू विल बी ड्रॉइंग फॉरवर्ड टेंजेंट ऑन टू दिस फील्ड लाइन, और जो फॉरवर्ड टेंजेंट्स हैं यही फील्ड की डायरेक्शन एट दीज 2 पोजिशंस देंगे. नाउ अगर इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं इन दिस केस वेयर आई हैव शोन दैट द फील्ड लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. So these are the 2 field lines which I have drawn intersecting. Now at this intersection point, according to this white electric field line, the tangent will be in this direction. Means यहाँ पर जो field होना चाहिए वो इस direction में होना चाहिए. But according to the second field line, the tangent is pointing in upward direction, relatively upward direction. इसका मतलब है कि जो field है उसकी direction ये होनी चाहिए. So we are having 2 different directions for the same entity at the same point, which is not possible. So किसी एक वेक्टर की किसी एक लोकेशन पर एक ही डायरेक्शन होगी, बट यहाँ पर आपको 2 मिल रही है. इसका मतलब जो आपने इसको इंटरसेक्शन करते हुए शो कर दिया था, दिस इज रॉन्ग. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट. Okay, so these are few properties. Yes, one more is there, conservative and non-conservative. Actually field can be categorized among conservative or being non-conservative. Conservative field is the one जिसका किया गया वर्क डन इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने पाथ कौन सा यूज किया था. लेट अस सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड और एक चार्ज पार्टिकल आपने यहाँ पर रखा हुआ है, and this charge particle you moved it along some path, any random path. So this was the initial position, this is the final position, and there is electric field prevailing in this region. So अगर आपसे पूछा गया कि इस चार्ज पार्टिकल पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया बाय द टाइम हमने इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, तो आंसर विल नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ दैट वी हैव टेकन द चार्ज थ्रू. लेट अस सपोज दिस वाज द ओरिजिनल पोजीशन A, this was the final position B, and the intermediate path that I took was this. So अगर आप ये वाला रास्ता ना लेकर के इस चार्ज पार्टिकल को A से B लेके जाने में सीधा ये रास्ता ले लेते या कोई भी दूसरा रास्ता ले लेते, तब भी हर केस में जो वर्क डन होता बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड वो सेम आता चला जाता. एंड इफ इट इज सो इट मीन्स हमारा जो फील्ड है जिसमें कि हम मोशन की बात कर रहे हैं या वर्क डन की बात कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव. Magnetic field cannot be claimed to be conservative. Actually it depends upon situation whether the magnetic field is conservative or non-conservative. We will discuss this in some other video. Okay, proceeding further, longitudinal convergence. See, अगर हमारे पास एक isolated charge है, let us suppose I am having an isolated charge particle only, there is a positive charge only. ओके, सो एक पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस जो होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, जो कि उसके पूरे सरफेस एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, और इनका जो स्ट्रेच होगा ये स्ट्रेट लाइन की तरह होगा. ये हर जगह तक पहुंचेंगी जब तक कि बीच में कोई और चार्ज पार्टिकल ना आ जाए, लेकिन दे विल फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ. बट अगर इसकी विसिनिटी में कोई और चार्ज पार्टिकल आ जाए, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो इसका रास्ता बदल जाता है. इस एग्जांपल में मान लीजिए मैं पॉजिटिव चार्ज की विसिनिटी में एक नेगेटिव चार्ज लेकर के आ जाता हूँ, तो इसके इन्फ्लुएंस की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रास्ता शेप चेंज हो जाएगी. और शेप होने का तरीका ये होगा कि ये फील्ड लाइंस जो पहले इस तरीके से लगातार एक पर्टिकुलर एंगल पर डाइवर्ज कर रही थी, दे विल नाउ गेट कन्वर्ज्ड अलोंग दिस एक्सिस, द एक्सिस जॉइनिंग द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज. इस एक्सिस को या इस लाइन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. सो फील्ड लाइंस विल कन्वर्ज अबाउट दिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, hence this phenomena is termed as longitudinal convergence. See, these green lines are the new forms of the previous white lines. अगर ये चार्ज नहीं होता नेगेटिव चार्ज, तो white lines हमें यहाँ पे मिल रही होती, अभी green lines की शेप ये ले लेगी. So this is the convergence, longitudinal convergence, and it is there because of mutual attraction.
Positive charge and negative charge, we all know they attract each other. So why this phenomena comes into existence, the reason behind this is the mutual attraction. A question in follow-up. The bending of electric field lines in the following figure is known as, again the same thing is being shown here. Positive charge से field lines निकल रही हैं and they are getting terminated into the negative charge, लेकिन in the due course field lines ने अपना जो path था वो change किया है. So field lines इस तरीके से जा रही होती अगर ये negative charge नहीं होता, लेकिन negative charge के presence में they get bent. So this is definitely the longitudinal convergence and it is because of mutual attraction. Question number 2. Choose the correct alternative statement. Electric field is real but electric field lines are imaginary. Yes, first option itself is correct. Field is a real entity while the field lines are merely a tool to understand and to make understand. Okay, so field lines do not have any real existence. Both are real, no. Both are imaginary, again wrong. So the correct option is first one. Okay, similar to longitudinal convergence, which is there because of mutual attraction, there is one more kind of bending of the electric field lines which is there because of the mutual repulsion. अगर आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आसपास है, विसिनिटी में है, तो इनकी जो फील्ड लाइंस होंगी दे विल अंडरगो लॉन्गिट्यूडनल कन्वर्जेंस, मींस कन्वर्जेंस अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. अगर हमारे पास दोनों ही सेम पोलरिटी के चार्जेस हैं तो इनकी जो फील्ड लाइंस हैं दे विल अगेन गेट बेंट, लेकिन इस बार जो बेंट करने का तरीका रहेगा वो डाइवर्जेंस का रहेगा. मींस इन दिस केस अगर फील्ड लाइन, अगर चार्ज पार्टिकल्स आइसोलेटेड होते देन दिस वुड हैव बीन द केस. ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए इनके बीच का सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, तो इनकी फील्ड लाइंस सीधे सीधे अपने रास्ते पे चलती चली जाएंगी. ओके, बट अगर इनके बीच में जो सेपरेशन है वो आप कम कर देते हैं, दे आर प्लेस्ड इन क्लोज विसिनिटी, देन दे विल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग द ईच अदर एंड इन दैट केस द फील्ड लाइंस जो पहले स्ट्रेट थी दे विल गेट बेंट. बट इस बार जो बेंट होने का जो तरीका है वो डिफरेंट है. इस बार ये बेंट टुवर्ड्स द अदर चार्ज ना होके अवे फ्रॉम द अदर चार्ज हो रहा है. सो ऑल ऑफ दीज फील्ड लाइंस विल गेट बेंट, showing the divergence. This axis is known as the lateral axis. The axis perpendicular to the longitudinal axis is called the lateral axis. और ये जो field lines है they are getting diverged. इनके बीच का जो angle था it is continuously increasing by the time they approach this line. Asymptotically ये इस line को छुएंगी infinity पर जाने के बाद, तो इसको आप बोलते हैं lateral divergence. And lateral divergence is because of mutual repulsion. पॉजिटिव चार्ज में भी lateral divergence होगा और नेगेटिव चार्ज में भी lateral divergence होगा because of the same reason. Okay, next question. Electric field lines do not form closed loop. This is the consequence of. So field lines do not form closed loop. It is an consequence of its conservative nature. जो भी field कंजर्वेटिव नेचर का होता है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है. एंड नाउ हाउ इज इट सो, दिस आई विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो. वी विल मेक अ वीडियो ऑन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जिसमें कि हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे. सो लेट्स वेट फॉर दैट. फॉर द टाइमिंग द आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप. दिस इज अ consequence of conservative nature of the electric field. This video is just for the board perspective, तो इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. Okay, several electric field line patterns are shown in the figure. Mark the pattern which are incorrect. Okay, let us check each of these one by one. So first one, figure A में एक पॉजिटिव चार्ज है और जिसमें से कि फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलती हुई दिखाई गई हैं, और इन फील्ड लाइंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द सरफेस ऑफ द चार्ज वो भी इवन है, यूनिफॉर्म है. देन इट इज करेक्ट, देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी इन दिस फिगर. सिमिलरली इन दिस फिगर ऑल्सो एवरीथिंग इज फाइन. नेगेटिव चार्ज है, वहां पर फील्ड लाइंस टर्मिनेट कर रही है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, एवरीथिंग फाइन. सी इज ऑब्वियसली रॉन्ग. पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होती हैं, यहाँ पर इसको टर्मिनेट करते हुए दिखाया गया है. देन डी में एक फैक्ट ठीक है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रही है,
लेकिन जो फील्ड लाइंस का काउंट है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे के पूरे सरफेस एरिया पर यूनिफॉर्म नहीं दिखाया गया है. ऑन द राइट साइड, जो राइट वाला हाफ, वहाँ पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा है, लेफ्ट में डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कम है. सो दिस इज इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन. नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइंस यहाँ पर ऑरिजिनेट करती हुई दिखाई गई हैं. अगेन इट इज रॉन्ग. नाउ पॉइंट फिगर एफ में एज यू कैन सी देयर आर टू इंस्टांसेस जहां पर कि इंटरसेक्शन दिखाया गया है, विच इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. आई होप यू आर गेटिंग दिस. Yes. We have discussed this longitudinal convergence concept. So these are the different possible patterns of electric field lines. In the board exam, you can be asked to draw a diagram representing a uniform electric field. So ये तीन एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं. इस केस में मैंने फील्ड लाइंस को इक्वली स्पेस्ड किया है. इक्वली स्पेस्ड फील्ड लाइंस अगर आप बना रहे हैं किसी रीजन में, इसका मतलब है कि आप ये कन्वे करना चाहते हो कि फील्ड लाइन का जो मैग्नीट्यूड है वो हर जगह पर सेम है. तो अगर इस रीजन में हम 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स ले लें, मान लीजिए पॉइंट ए मैंने लिया, पॉइंट बी लिया, पॉइंट सी लिया, एंड आई आस्क्ड यू देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा फील्ड कहाँ होगा. आंसर इज हर जगह पर सेम फील्ड होगा, बिकॉज द फील्ड लाइंस हैव बीन ड्रॉन टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इन दिस फिगर यहाँ भी पैरेलल कर्व्स मैंने बनाए हैं, इंडिकेटिंग कि फील्ड इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी और ऐसे किसी भी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, लेकिन यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गई है. अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको किसी भी पॉइंट से गुजरते हुई फील्ड लाइन पर एक फॉरवर्ड टेंजेंट ड्रॉ करना होता है. तो अगर मुझे यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, देन आई विल बी विजुअलाइजिंग अ फील्ड लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही होगी, और उस पॉइंट से पास होने वाली फील्ड लाइन पर फिर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. तो सपोज कीजिए कि हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट फील्ड लाइन बतानी, डायरेक्शन बतानी थी फील्ड लाइन की. तो दिस इज द फील्ड लाइन जो मैं ड्रॉ करूंगा, और इसके हिसाब से फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट जो होगा दैट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रिवेलिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इस केस में मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट ऑल ओवर दिस रीजन, लेकिन डायरेक्शन अलग है. इस केस में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम है. सो दिस इज uniform in terms of magnitude as well as in direction. This is uniform in terms of magnitude only. Direction is getting changed. Now this is the third case. इस केस में जैसे जैसे आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आगे बढ़ते हैं तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज करती जा रही है. अगर आप यहाँ दो रीजन्स देखें, अलग अलग रीजन, एक रीजन आप यहाँ पे ले लीजिए और उतना ही बड़ा रीजन आप अगर यहाँ पे ले लेंगे, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस पैच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन दैट वन. इसका मतलब फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ, फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, ऑल्दो हर जगह पर डायरेक्शन सेम है. सो दिस इज द केस जहाँ पर कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम थे. यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है और यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन सेम है. बोर्ड के एग्जाम में जनरली ये वाला केस पूछा जाता है, बट वी शुड बी रेडी फॉर दीज टू ऑल्सो. ओके. In the following figure, arrange the charges shown in increasing order of their magnitudes. So, अगर आपको मान लीजिए कि दो चार्जेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ एक्सप्रेस करनी है by drawing their respective field lines, तो क्या डिफरेंस हम वहाँ पर नोटिफाई कराएंगे. So, suppose कीजिए there is a charge of 4 coulomb and there is a charge of 40 coulomb 10 times. So, in theory, to be precise, अगर आप 4 coulomb के चार्ज पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, तो 40 के लिए आपको 100 बनानी चाहिए. मीन्स द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट हैव बीन शोन शुड बी सेम एज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्जेस. तो फील्ड लाइंस का जो काउंट होता है वो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज और अमाउंट ऑफ द चार्ज का एक आइडिया देता है. सो अगर आपसे पूछा जाए कि ए और बी इन दोनों में से कौन सा चार्ज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, सो यू कैन काउंट इट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So I am having 8 field lines associated with this charge B, while I am having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 field lines associated with this charge A. So 18 is even more than twice of 8. So ये जो charge particle है ये B के amount के डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा. Okay. So यहाँ पर the strength of the charge B, say QB, is lesser
than the strength of charge QA. Similarly proceeding in this case, यहाँ पर भी डायग्राम से आप क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे कम फीड लाइंस, सबसे कम डेंसिटी फीड लाइंस की G की विसिनिटी में है, सो चार्ज G is going to be the minimum of these three, then there will come charge E, and finally सबसे ज़्यादा फीड लाइंस आर सराउंडिंग द चार्ज F, इट मीन्स सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ चार्ज F की ही थी. लास्ट क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन we have been shown three charge particles A, B and C. हमें कहा गया है the sum of the absolute values of the charges shown in the figure is positive 3 कूलम. इन तीनों की absolute values का सम 3 कूलम है और इनकी जो पोलरिटीज है वो हम फीड लाइंस की डायरेक्शन से इन्फर कर लेंगे. हमसे कहा गया है कि इसका मैग्नीट्यूड और पोलरिटी दोनों निकालना है. ओके, लेट अस डू दिस. सो पहले अगर हम काउंट की बात करें तो जो चार्ज ए है उससे एसोसिएटेड फील्ड लाइंस का काउंट 1 2 3 4, इट्स 4. चार्ज सी उसके साथ एसोसिएटेड फील्ड लाइंस का अगर काउंट देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8. एंड चार्ज बी इसके साथ अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 फील्ड लाइंस आर अगेन देयर. सो न्यूमेरिकली बी और सी दोनों से एसोसिएटेड फील्ड लाइंस का काउंट सेम है. इसका मतलब इन दोनों की जो चार्ज स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर इसको आप 5 कूलम बोल रहे हैं तो ये भी 5 कूलम होगा. पोलरिटी हम अलग बेसिस पे डिसाइड करेंगे. जैसे कि चार्ज ए की बात करें तो ए में से फील्ड लाइंस आउटवर्ड दिखाई गई है, इसका मतलब आपको पता है कि ये पॉजिटिव होने वाला है. चार्ज सी इससे भी फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलती हुई दिखाई गई हैं, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, वाइल चार्ज बी इज नेगेटिव. सो पोलरिटीज हम लोगों ने डिड्यूस कर ली हैं. अब हमको उनकी स्ट्रेंथ बतानी है और कहा गया है कि सम उनकी चार्जेस की वैल्यू का वो 3 कूलम है. ओके, सो अगर ये वाला चार्ज मान लीजिए कि मैंने बोला प्लस क्यू है, पॉजिटिव क्योंकि फीड लाइंस आउटवर्ड थी, एंड अमाउंट कोरोस्पॉन्डिंग टू द 4 फीड लाइंस मैंने क्यू मान लिया है. तो 4 फीड लाइंस के कोरोस्पॉन्डिंग अमाउंट को मैंने अगर क्यू माना है तो 8 फीड लाइंस के कोरोस्पॉन्डिंग चार्ज अमाउंट को मैं 2Q और अगेन 2Q मानूंगा. बट इनमें से C नेगेटिव है, सो सिस्टम ऑफ द चार्जेस शुड बी लाइक दिस: Q plus 2Q and minus 2Q. Now the absolute sum of the three charges. क्वेश्चन में I have mentioned absolute means इनको आप पहले absolute values इनकी ले लीजिए, तो Q, 2Q and 2Q again. So absolute values का सम हो जाएगा Q plus 2Q plus 2Q. ये थर्ड चार्ज है तो नेगेटिव, लेकिन क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम कहा गया है +3 है. So this is equal to 3. So from here I get 5Q equals to 3. So Q equals to 3 by 5. Okay, 3 by 5. So finally I have, this is equal to 3 by 5 coulomb. This is equal to twice of this number, 6 by 5 coulomb. And this is minus 6 by 5 coulomb. So this is the solution. Now we have the polarities as well as the magnitudes of all the three charges. So this is positive, C is also positive, B is negative, charge amount A is 0.6 coulomb, charge amount B, it is equal to 1.2 coulomb, and it is also 1.2 coulomb. That's all. So I hope you have understood this topic very well. Now in case of any query, you can write it on the comments. Thank you.